हेलो एवरीवन। तो असाइनमेंट में ट्रिगोनोमेट्री का जो असाइनमेंट मिला था, क्वेश्चन नंबर अप टू 52 आई होप सबका हो गया होगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट्स नहीं है अभी। ठीक है, तो अप टू 52 तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शायद यहाँ तक सबका क्लियर है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको अब ये शीट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ठीक है, प्रैक्टिस शीट ट्रिगोनोमेट्री ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसका भी जो डाउट रह गया है वो कल पूछना आप। ठीक है, बाकी सारा चैप्टर प्रीवियस वाले चैप्टर हो चुके हैं सारे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शीट कल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कल ये शीट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में जेई वाला शीट एक दे दूंगा, तो फिर उससे हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है और क्या करते हैं एक्चुअली में। तो इसका मेन यूज वहां पे होता है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दे, ठीक ना, कोई आपको कुछ फॉर्मूला दे दे किसी भी टाइप का, चाहे वो एल्जेब्रिक हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, किसी भी टाइप का हो, है ना, तो बस बेसिकली हम लोग ऐसे इक्वेशन को प्रूफ करते हैं यहाँ पे, है ना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली में किसके लिए यूज होता है, ये चीज होता है टू प्रूव, है ना। तो इसका यूज कहां पे होता है, टू प्रूव द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, है ना, अगर आपके पास कोई हाँ ये 4th चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर ये छोटा सा चैप्टर है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टू प्रूव द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है और अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड यूज करते हैं। ये अपने आप में क्या है, एक मेथड है। ठीक है, और क्या हम सारे फॉर्मूले को यहां से प्रूफ कर पाएंगे इससे, तो नहीं, सारे फॉर्मूले को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। उसी वाले फॉर्मूले को प्रूफ कर पाएंगे जिसमें जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट का होता है ना, जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट का होता है और इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर के टर्म्स में होता है ना। जैसे आप किसी चीज की वैल्यू को पुट करके, है ना, वैल्यू पुट करते हो और आपका आंसर निकल जाता है। जैसे आपको याद होगा फॉर्मूला, जैसे 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक का सम क्या होता है ना। ये आप लोग को पहले मैंने लिखवाया भी था और आपने यूज भी किया होगा काफी टाइम तक, है ना। तो इसका सम ये होता है। तो ये देखो, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है ना। जैसे अगर 1 से लेके अगर मुझे मान लो 10 टर्म का सम निकालना है तो मैं डायरेक्टली n की वैल्यू 10 इसमें पुट कर दूंगा, है ना। अगर मुझे 15 टर्म का सम निकालना है तो मैं n इक्वल टू 15 इधर पुट करके आंसर निकाल सकता हूं, है ना। तो इस टाइप से जो ऐसे फॉर्मूले जिसमें आपका n इन्वॉल्व होता है ना, जिसमें n इन्वॉल्व होता है, उस टाइप के फॉर्मूले को हम यहां पे प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो किस टाइप का फॉर्मूला होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला और मैथमेटिकल जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन्वॉल्विंग n, है ना। तो ये इस टाइप का जो सम वाला है, इस टाइप से कोई भी जनरलाइज्ड फॉर्मेट होता है जिसमें आपको सम दिया है ना, तो उसका हमने फॉर्मूला याद कर लिया, है ना। जिसमें आप क्या करते हो कि n की कोई भी वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर डायरेक्टली निकाल लेते हो। वैसे हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का सम याद किया हुआ है ना। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक का सम याद किया हुआ है ना। तो इस टाइप के फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है,
तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है, और इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने का भी ट्राई करेंगे, है ना। तो एक मेथड तो ये जहां से निकल के आया, ये एक्चुअली में सम है सीरीज का, तो सीरीज वाले चैप्टर में हम इसको प्रूव करेंगे फिर से, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका प्रूफ हमें अभी नहीं पढ़ना है ना, और बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका प्रूफ हमें पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। लेकिन फिर भी वो फॉर्मूले हमारे पास कहीं ना कहीं आते रहता है। तो अगर कोई हमसे कोई एक रैंडम सा फॉर्मूला दे दे जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, जैसे मुझे अगर कोई ये वाला फॉर्मूला लिख के दे दे 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, है ना, अप टू n की पावर 4, और उसने इसका फॉर्मूला कुछ निकाल के यहां पे दिया हुआ है, तो अब हमें तो नहीं पता कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है ना। हम इसके बारे में श्योर हैं क्योंकि हम इसको बहुत बार यूज कर चुके हैं, बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं, तो हमें ये पता है कि ये सही है ना। लेकिन कोई अगर जनरलाइज फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला बना के लेके आता है कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, ठीक है, तो अब उस फॉर्मूले को आप चेक कैसे करोगे कि क्या वो फॉर्मूला सही है या नहीं, है कि नहीं। तो उस केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। क्लियर है। तो कैसे यूज करते हैं ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो काम होगा हमारा, मैक्सिमम काम यहां पे किसके टर्म्स में होगा, इसी टाइप के फॉर्मूले हमारे पास होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूले को प्रूफ करने वाला होगा ना। इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका वो आप देखोगे चैप्टर्स में भी क्वेश्चन जो भी है वो भी इसी टाइप का बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और उसको आपको प्रूफ करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्चुअली में है ना, देखो तो अब ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये एक्चुअली में मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, तो इसको हम कैसे समझते हैं और कैसे करना होता है। तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको लिख लो, ये क्या है, इट इज अ जनरलाइज्ड केस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, है ना। ये एक पर्टिकुलर केस का जनरलाइज फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर केस का जनरलाइज फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे देख लो, मान लो मेरे पास नंबर जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिया था, जो आपको पता भी है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक का सम हमें पता होता है n × n + 1, ठीक है। मान लो कि ये फॉर्मूला हमें नहीं पता होता या किसी ने हमें नहीं बताया होता, तो हम क्या करते हैं इसमें कि मुझे पता करना था कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तो मैं क्या करता, सिंपली मैं n की वैल्यू 1 2 3 लेके पुट करना ट्राई करता। तो n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो n की वैल्यू 1 मतलब क्या हो गया, देखो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे में मैं लिख देता हूं तो आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है, और मैं n की डिफरेंट वैल्यू लेके चेक करूंगा, ठीक है। तो मान लो मैंने n = 1 लिया, तो n = 1 में लेफ्ट हैंड की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, 1, क्योंकि ये प्लस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना। तो n = 1 मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टर्म, n = 2 मतलब क्या हो गया कि 2 टर्म, n = 3 मतलब क्या हो गया 3 टर्म, है ना। ये प्लस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए इसको इसी तरीके से करना है। तो जब n = 1 लोगे आप, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी। समझ में आ रहा है क्या। और राइट हैंड में भी हमारे पास n में फॉर्मूला है, तो यहां पे भी आप n = 1 पुट करके देखो, आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दिख रहा है आपको, है ना। तो देखो पहले n = 1 के लिए ये चीज ट्रू है ना। मैं n = 2 डाल के देखता हूं, n = 2 डाल के देखोगे तो यहां पे कितना आएगा, 1 + 2 = 3, है ना। और n = 2 आप राइट हैंड साइड में इस वाले फॉर्मूले में पुट करो तो देखो आपको यहां से भी 3 ही मिलेगा। n = 3 मैंने पुट किया तो कितना मिलेगा, 1 + 2 + 3 कितना मिलेगा, 6, और राइट हैंड साइड में भी n = 3 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। चेक कर सकते हो। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, मान लो मैंने 10 वैल्यू चेक की या 100 वैल्यू चेक किया, है ना, और सब के लिए आप चेक करोगे तो हर एक केस में आपका ये क्या है, फॉर्मूला आपका दोनों तरफ का इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअली में सही फॉर्मूला है ना। अगर आप मुझे पहले पता नहीं होता तो मैं क्या करता
n की 2-4 वैल्यू रख के मैं चेक करता है ना, 100 वैल्यू तो ऑब्वियसली मैं रख के चेक नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 2-4 वैल्यू मैं रख के चेक करूंगा। अगर मुझे उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा या राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड आ रहा होगा, तो मैं समझ लूंगा कि हाँ ये फॉर्मूला बाकी के लिए भी ट्रू है ना। जबकि मैंने बाकी के लिए ट्रू चेक किया नहीं। समझ में आ रहा है क्या, है ना। बाकी के लिए मैंने चेक किया नहीं, लेकिन मैंने 4-5 वैल्यू 10 वैल्यू चेक किया और मुझे ये सही मिला, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ बाकी के लिए भी ये क्या होगा, सही ही होगा, है कि नहीं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं और यही चीज एक्चुअली में होता भी है। अगर कोई फॉर्मूला आपका है ना, तो ये जनरलाइज केस है ना, ये जो मैंने लाइन लिखा है यहां पे, इट इज ए जनरलाइज केस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस मतलब क्या हो गया कि आपने n की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेके आपने इसको क्रॉस चेक किया, है ना, और पर्टिकुलर केस के लिए आपको सही मिला, तो आपने उसी स्टेटमेंट को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट बाकी सबके लिए भी ट्रू होगा। अगर कोई हमसे पूछता कि क्या ये n इक्वल टू 100 के लिए ट्रू होगा, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ट्रू है। क्यों ट्रू होगा, मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग की 4-5 वैल्यू चेक की, उसके लिए मुझे सही मिल रहा है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये चीजें आगे के लिए ट्रू है ना। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, एक जनरलाइज केस है, किसका, एक पर्टिकुलर केस का। इसी को थोड़ा सा क्या किया गया कि इसी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में और इस तरीके से लिखा गया कि ताकि आपको हर एक वैल्यू के लिए चेक करके बताना ना पड़े, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जहां पे आप किसी भी फॉर्मूले को क्रॉस चेक करके बता सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उस स्टेप्स के बेसिस पे आप ये डिसीजन निकाल पाओगे कि हाँ ये फॉर्मूला सही है ना। हम बाकी सारे n के लिए चेक नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इसने मेथड डेवलप किया है कि अगर ये मेथड फॉलो कर रहा है तो बाकी सबके लिए भी ये ट्रू होगा, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, देख लो मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3-4 स्टेप्स होते हैं। 3-4 स्टेप्स हमें सॉल्व करके देखना होता है कि उस वाले स्टेप्स के लिए यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप्स क्या, और यही स्टेप्स हमें 4 स्टेप्स में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये 4 स्टेप्स आप लिख दोगे, आपका 4 मार्क क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है, 4 स्टेप्स आप सही से लिख दो, आपका आंसर मैच कर जाएगा, आंसर सही है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। तो बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है ऑब्वियसली, है ना। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके लिए 11th में आएगा, ठीक है। जेई के पर्पज से, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, लेकिन कभी कभी किसी केस में वो कुछ फॉर्मूला आपको दे देगा, मैं आपको शीट दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंडक्शन के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली आप वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक करके आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में बोर्ड के पर्पज से हमें क्या चीज करना है, तो ये 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है। हमें करना क्या होता है, पहली चीज कि हमें स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 जो है हमें ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट लिखना है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है। तो फर्स्ट क्या करना है, राइट दी स्टेटमेंट Pn। स्टेटमेंट को मैं Pn बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होगा वो n के फॉर्मेट में होगा, और स्टेटमेंट को मैं P बोल रहा हूं, तो ये फॉर्मूला हमारा किस फॉर्मेट में होगा, Pn फॉर्मेट में होगा। अब कोई पूछेगा कि मुझे Pn स्टेटमेंट कहां से मिलेगा, है ना। तो Pn स्टेटमेंट क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मुझे क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए दिया गया, तो इसी स्टेटमेंट को मैं क्या बोल दूंगा, Pn स्टेटमेंट बोल दूंगा, है ना। तो Pn स्टेटमेंट हमें कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन में वो चीज हमें लिखा होगा। क्लियर है। तो Pn स्टेटमेंट हम खोज सकते हैं, क्वेश्चन अभी करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो Pn स्टेटमेंट कहां से मिलेगा आपको, फ्रॉम दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ही आपको Pn स्टेटमेंट देगा, बस आपको उसको Pn स्टेटमेंट मान के लिखना है, ठीक है। तो पहला मैंने Pn स्टेटमेंट लिख लिया। दूसरा हमें क्या करना है, चेक द Pn स्टेटमेंट इज, है ना। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, चेक द Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू 1, और यहां पे देखो मैं ब्रैकेट में एक और टर्म लिख रहा हूं, और द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो इसका दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं क्या है ना। तो हमें ये चेक करना है, चेक द Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट। ठीक है, ऑब्वियसली ये n इक्वल टू 1 के लिए या स्टार्टिंग वैल्यू के लिए ट्रू होगा, क्योंकि आपको कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा जो गलत होगा, है ना। लेकिन अगर P ऑफ 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं आता है, तो आप वो क्या बोल दोगे कि ये फॉर्मूला क्या है, गलत फॉर्मूला है। क्योंकि अगर आप पहले वाले के लिए हमारे लिए ट्रू नहीं हुआ, तो हम आगे के लिए क्या कभी चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इंडक्शन, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि आपको चीजें इंड्यूस्ड होती है, आप उस चीज को रियलाइज कर पाते हो कि n इक्वल टू 1 के लिए सही है, तो हम 2 पे जंप करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर पहले के लिए फॉल्स आ जाए तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट, है ना। तो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल कभी आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा कि फॉर्मूला गलत होगा। तो P ऑफ 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। तो इन जनरल आपका P ऑफ 1 स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। यहां पे देखो मैंने एक और पॉइंट लिखा है, एक और पॉइंट ये है कि n इक्वल टू 1 और स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूला जो डिराइव किया जाता है, कुछ फॉर्मूला, जैसे ये ऊपर वाला फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में किसके लिए वैलिड है, ये n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है ना। यानी n नेचुरल नंबर में आप कुछ भी वैल्यू ले लो, यहां पे पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है ना, क्वेश्चन में कुछ भी फॉर्मूला डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप बाय डिफॉल्ट n को क्या मानोगे, बाय डिफॉल्ट n हमें नेचुरल नंबर ही लेना है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप n नेचुरल नंबर लोगे तो n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिलेगी आपको, n इक्वल टू 1 मिलेगी। ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूले होते हैं जो लोग ड्राइव करते हैं, वो लोग उस पर लिमिट लगा देते हैं कि ये इसमें आपको n की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मान लो मैंने 5 लिख दिया, है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा, तो मैं ये पहले से ही स्पेसिफाई कर दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला n की वैल्यू लेस देन 5 के लिए ट्रू नहीं होगा, है ना। तो क्या हम n की वैल्यू 5 पुट करें, 1 पुट करेंगे क्या? नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये फॉर्मूला n इक्वल टू ग्रेटर देन 5 के लिए ट्रू है, तो हम n इक्वल टू 1 कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिलेगी आपको, n इक्वल टू 5 के लिए आप चेक करोगे, है ना। अगर n ग्रेटर देन 5 बोला होता तो हम n इक्वल टू क्या पुट करते, 6 पुट करते। समझ में आ रहा है। तो अगर कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट आपको नेचुरल नंबर से लेना है, n इक्वल टू 1 लेना है, और अगर जो डिफाइन कर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सॉल्व करना है ना। और इन जनरल n की वैल्यू नेचुरल नंबर में ही लाई करती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था, इसका मतलब बस यही है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब देखो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो चुका है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी के लिए भी वो ट्रू होगा। ठीक है, हम बाकी और 2-3 वैल्यू के लिए चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले और स्टार्टिंग वैल्यू के लिए अगर वो ट्रू हो जाता है तो हम क्या कर लेंगे, लेट्स एज्यूम, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, लेट्स एज्यूम दैट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको थर्ड स्टेप में लिखना है। वहां पे क्या लिखोगे, लेट्स एज्यूम दैट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर P ऑफ 1 आपको ट्रू मिल जाता है तो इसके बाद आप P ऑफ 2, P ऑफ 3 वो सब चेक नहीं करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है ना। n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। n क्या होगा, n नेचुरल नंबर होगा, बताया था अभी जस्ट, है ना। तो n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। और इसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको राइट दी स्टेटमेंट P ऑफ k, है ना। तो जो आपके पास P ऑफ n स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी था, उसमें हमें n की जगह पे क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है ना। n इक्वल टू क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। और k पुट करोगे तो उस वाले Pn स्टेटमेंट में जहां जहां पे n है उन सारे जगह पे आप n की जगह पे k पुट कर दो, आपका P ऑफ k स्टेटमेंट फॉर्म हो गया।
ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। और देखो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट को हमने क्या माना है, ट्रू माना है ना। P ऑफ n स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है तो मैं इसी में फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप ये लिखूंगा, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P of n statement is also true for n equal to k plus 1, है ना। तो अगर मैंने P of k स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया है तो मैं अब हमें ये वाला पार्ट में चेक करने का ट्राई करूंगा। अगर कोई स्टेटमेंट P of k के लिए ट्रू है और अगर वही स्टेटमेंट P of k plus 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट ही क्या है, सही स्टेटमेंट है ना। तो यही इंडक्शन का मेन इसका स्टेप्स है सॉल्व करने का, ठीक है। और मेन इसका जो आइडिया है वो यही है कि अगर आपका कोई एक स्टेटमेंट P of k स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके नेक्स्ट आगे वाला भी अगर ट्रू हो जाता है तो बाकी आप स्टेटमेंट को ट्रू मान सकते हो, है ना। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P of n स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। और इसके बाद हमें क्या करना है, देन राइट दी स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, राइट दी स्टेटमेंट P of k plus 1, है ना, एंड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना, एंड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव दैट इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड यूजिंग स्टेटमेंट P of k, ठीक है। तो क्योंकि हमने P of k स्टेटमेंट को ट्रू माना है ना, तो P of k स्टेटमेंट को यूज करके हमें P of k प्लस स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, ये 4 स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से आप देख लो, P of n स्टेटमेंट लिखना है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम करना है और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर सॉल्व करके दिखाता हूं, जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था, है ना। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और यहां पे हमें दिया है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसे हमें किससे प्रूव करना है, बाय इंडक्शन, है ना। तो ये इंडक्शन एक मेथड है, तो इसलिए हमें इंडक्शन वाले मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा है कि P of n स्टेटमेंट लिखना, है ना। तो लेट P of n स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, जो हमें ये वाला जो चीज प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, P of n स्टेटमेंट है। तो P of n स्टेटमेंट में देखो फिर से क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और n बिलोंग टू z, ठीक है। तो मैंने P of n स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, क्लियर है। P of n स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, नाउ चेक फॉर n इक्वल टू 1। नाउ फॉर n इक्वल टू 1 P of 1 स्टेटमेंट हमें देखना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 के लिए कितना मिलेगा, देखो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से भी कैंसिल होकर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें यहां पे क्या लिखना है, सो
P of 1 is true। तो P of 1 स्टेटमेंट क्या है हमारा? P of 1 स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ये मैंने सेकेंड स्टेप कवर कर लिया। क्लियर है सेकेंड स्टेप, है ना? और अगर आपका सेकेंड स्टेप कवर हो गया तो थर्ड स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? थर्ड स्टेप में नाउ लेट्स एज्यूम दैट P of n स्टेटमेंट इज, जो मैंने थर्ड स्टेप में लिखा था वही स्टेटमेंट में फिर से लिख रहा हूं। नाउ एज्यूम दैट P of n स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, है ना? P of n स्टेटमेंट इज n इक्वल टू k। ठीक है, तो यहां पे नेचुरल नंबर कर लो, है ना? तो नाउ एज्यूम दैट P of n स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हमें P of k स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहां पे मैं P of k स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अब P of k स्टेटमेंट में कैसे बनाऊंगा? मेरे पास P of n स्टेटमेंट है ना? तो इसी स्टेटमेंट में जहां जहां पे n है उसके जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा? k, है ना? तो देखो P of k स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक जाएगा? k तक, है ना? और ये फॉर्मूला क्या होगा? k इंटू k प्लस 1/2। और k भी किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है जिसको हमने ट्रू माना हुआ है। ठीक ना? अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा नाउ we have to prove that P of n स्टेटमेंट, है ना? इसमें बस आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना? P of n स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, है ना? We have to prove that P of n स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो आप पहले P of k प्लस 1 स्टेटमेंट लिख लो, है ना? तो P of k प्लस 1 स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? P of k स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी है ना? k की जगह पे बस हमें क्या पुट करना है? k की जगह पे बस हमें k प्लस 1 पुट करना है कि नहीं? सिंपल सा है। k की जगह पे क्या पुट करना है? k प्लस 1 पुट करना है। तो k की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दो। k की जगह पे k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या होगा? देखो k की जगह पे k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या होगा? देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना? डॉट डॉट और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? k प्लस 1 हो जाएगा, है ना? और राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पे k है उसके जगह पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 कितना दे देगा? k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? हमें ये चीज अब प्रूफ करना है कि ये सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कितना होगा? k प्लस 1 तक आएगा, है ना? और यही चीज हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है कि ये प्रूफ राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट सही है ना? और फॉर्मूला हमारा सही है। तो चेक करते हैं कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इसको अगर आप इक्वल चेक करने का ट्राई करोगे तो आप मुझे अब ये बताओ कि ये k प्लस 1 है, जस्ट इसके पहले वाला टर्म कितना होगा? अगर आपको यहां से पूछा था कि पहला टर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर कोई पूछता है कि इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा तो आप क्या बताते? 5। इसका नेक्स्ट क्या होगा? 6। इसका नेक्स्ट क्या होगा? 7। इस टाइप से आप नेक्स्ट टर्म बता ही सकते हो। अगर कोई मुझसे ये पूछता कि इस k प्लस 1 सबसे लास्ट टर्म है, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? k होगा, है कि नहीं? तभी तो हम k से k प्लस 1 तक पहुंचे, है ना? अगर कोई पूछा कि इसके पहले वाला क्या होगा तो k माइनस 1 होगा, लेकिन हम उस वाले पार्ट तक नहीं जा रहे हैं, बस हम जस्ट इसके एक पहले वाले टर्म तक आ गए। ठीक है, अब देखो कि हमने क्या किया था? हमने P ऑफ k स्टेटमेंट को ट्रू माना था। याद होगा आपको? हमने P ऑफ k स्टेटमेंट को ट्रू माना है। P ऑफ k स्टेटमेंट को अगर हमने ट्रू माना है तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, ये टर्म ट्रू है। और अगर ये टर्म ट्रू है इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेके
हमें k+1 तक का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला तो हमें पता है ना। क्यों पता है? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी ट्रू माना हुआ है ना। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू k+1/2। यहां तक सबको समझ में आया क्या? इस वाले के लिए मैंने k इंटू k+1 पुट कर दिया। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक का सम हमें p ऑफ k स्टेटमेंट में ऑलरेडी पता था, तो ये सम मैंने पुट कर दिया। और ये टर्म मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इस टर्म को मैं यहां पे साइड में फिर से लिख दे रहा हूं k+1। और बस हमें अब इसको सॉल्व करना है। बाकी जो आपके पास अलजेब्रा बेसिक मैथमेटिक्स है उसको यूज करके बस सॉल्व करना है। तो देखो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, k इंटू k+1 प्लस 2 टाइम्स k+1 है ना। बाकी इसके बाद कैलकुलेशन है। और देखो दोनों में k+1 सेम है, कॉमन है, तो मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूं। तो बाहर निकालोगे तो कितना होगा, और यही देखो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। दिख रहा है क्या? यही चीज किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो हमें प्रूफ करना था वो चीज हमारा प्रूफ हो गया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका सही स्टेटमेंट है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आगे के लिए भी यूज करके लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है ना, एक टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन मतलब कि यहां पे आपके पास जो भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो सब एडिशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर आप एक्सरसाइज 4.1 देखोगे, है ना, एक्सरसाइज 4.1 देखोगे तो 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक का है, ये देखो सारा क्वेश्चन जो है किसके फॉर्मेट का है, ये सारा क्वेश्चन आपका एडिशन के फॉर्मेट का है ना। तो 1 से लेके 17 तक में आपके पास जो भी फॉर्मूला है वो सम के फॉर्मेट में है ना। तो ये सारा फॉर्मूले में आप क्या यूज कर पाओगे, सेम यही मेथड यूज कर पाओगे, है ना। P ऑफ k की वैल्यू आपको ऊपर दी हुई होगी, उसको यूज करके लास्ट ऑफ k+1 वाले टर्म को ऐड करके बाकी आप फॉर्म जो आपका नॉर्मल अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है वो सब यूज करो, प्लस माइनस डिवीजन ये सब यूज करो, है ना, फैक्टराइज यूज करो और उसको राइट हैंड साइड में के इक्वल प्रूफ करने का ट्राई करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो आपके पास एग्जाम है ना, जो आपका बोर्ड का एग्जाम है 11th का, उसमें उस कोर्स के लिए आपका सिर्फ एडिशन तक ही रखा गया है, ठीक है। इसमें जो और आपका दूसरे टाइप का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किस किस टाइप का, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन नंबर 19 में 19 से लेके आगे सब में डिविजिबिलिटी है ना। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते थे, एक सम वाला, एक इनइक्वालिटी वाला और एक डिवीजन वाला, ठीक है। तो आपके सिलेबस से डिवीजन और इनइक्वालिटी वाला पार्ट हटा दिया गया है, तो बेसिकली जो बचा हुआ है वो सिर्फ आपका 1 से लेके 17 तक बचा हुआ है, ठीक है। तो बाकी वो सब मेथड भी हम आगे यूज नहीं करेंगे जो इसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। इंडक्शन हम कहीं पे ज्यादा यूज करते नहीं है जेईई के लिए सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है ना, और वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर भी कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग आगे के लेक्चर में कर लेंगे, है ना, तो आपको पता चला कि उसमें क्या करना है, ठीक है। तो 19 से लेकर 24 तक आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 17 तक में क्या स्टेप्स फॉलो करना है वो आपको समझ में आ रहा है ना। तो यही 4 स्टेप का क्वेश्चन है। हर एक स्टेप के लिए आपके पास लास्ट स्टेप के लिए 2 मार्क्स और पहले 3 स्टेप के लिए 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स आपको सिक्योर करना है, कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं है ना। तो ये सब चीज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप एक्सरसाइज 4.1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। और बाकी जो आपका प्रैक्टिस शीट है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक ना, प्रैक्टिस शीट ट्रिगोनोमेट्री, ये आपको कल कंप्लीट करना है, ठीक है। आज आप लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा तो या तो आपका हो गया होगा या फिर आप लोग कर नहीं रहे, ठीक है। तो कौन से कैटेगरी में हो आप ये खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो प्रैक्टिस शीट है ये कंप्लीट होना चाहिए। 53 से लेके 25 क्वेश्चन एक्चुअली में और है, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन आपके पास और है, तो वो आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको फिर मैं जेई वाला शीट दूंगा और उस शीट से हम लोग फिर 25 करके हम लोग फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको और कल भी हम लोग एक और क्लास रखेंगे इसके डिस्कशन के लिए, और इसी इंडक्शन वाले पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चन है ना, कुछ और 2-3 टाइप के क्वेश्चन है एडिशन में ही, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शीट वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लेना, और ये 5 क्वेश्चन बस देखना है ना, 5 क्वेश्चन देखना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, आप लोग इसी क्वेश्चन यहां तक आप आगे कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको अभी अब प्रैक्टिस ज्यादा करना है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट आप 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो, शीट आपको और मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का भी शीट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग है ना कल तो फिर यही चलता रहेगा, इसके बाद आगे के क्लासेस में हम लोग फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th में, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे तरीके से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।